चलिए बेटा, तो हम लोगों की जो सीरीज अभी चल रही है वो कौन सी चल रही है? पॉइंट्स टू रिमेंबर, जहां पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, हर चैप्टर की कुछ ऐसी बातें जो कि अगर हम भूल जाएं तो क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। बहुत ही छोटी छोटी बारीकियां होती है, हमें उनका ध्यान रखना होता है, जो कि जनरली एक स्टूडेंट भूल ही जाता है। इसलिए हम उन्हें बार बार रिपीट करके याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आइए ज़रा शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर क्या रहेगा हमारा? रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। चलिए पहले एक बार देखते हैं चैप्टर का ओवरव्यू, फिर आगे चलते हैं इसकी कॉमन एरर्स के ऊपर हम बात करेंगे। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, यहाँ पर सी रिटायर हो रहा है, तो बच गया कौन? ए और बी। तो जब यहाँ पर एक पार्टनर रिटायर होगा तो हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है? सबसे पहली एडजस्टमेंट फ्यूचर की, यानी कि दूसरी एडजस्टमेंट पास्ट की, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व, और एक एडजस्टमेंट प्रेजेंट की, यानी कि रिवैल्यूएशन की। और गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि इनका असर किस पे पड़ता है? कैपिटल पे, तो हमें यहाँ पर कैपिटल की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है। ठीक है ना? अच्छा, उसके अलावा ये है हमारी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। और नॉन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट क्या होती है? नई पार्टनरशिप डीड बनाना, जो कि क्या कहलाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहलाता है। ठीक है, अब इसकी छोटी छोटी बातों के ऊपर बातें करते हैं। आओ, इस क्वेश्चन के अंदर जनरली क्या होता है, यहां पर एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं, यहां पर वाई रिटायर हो चुका है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? वाई रिटायर्स एंड सेलिंग हिज शेयर टू एक्स एंड जेड फॉर रुपीज 1,60,000। यानी कि यहां पर जो गुडविल है ना, इस गुडविल का अगर मैं वाई का हिस्सा कितना है यहाँ पर? 2/, इस गुडविल का 2/6 जो होता है, ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? ये वैल्यू 1,60,000 दे रखी है। ये दरअसल किसका हिस्सा है? वाई का हिस्सा है। तो वाई का हिस्सा हम यहाँ पर वाई को देंगे क्योंकि वो जा रहा है। अब क्वेश्चन साफ कह रहा है कि वाई अपना हिस्सा 1,00,000 किसको देके गया? एक्स को देके गया। और 60,000 किसको देके गया? तो ये एक्स और जेड से लेकर ही तो हम वाई को देंगे, इसीलिए एंट्री क्या डल गई यहाँ पर? गेनिंग पार्टनर जो है कौन है? वो एक्स, और तो वो दोनों डेबिट टू वाई की कैपिटल। अच्छा, इससे हमें यहां पर गेनिंग रेशियो मिल गया बेसिकली, जो कि क्या आ रहा है? 5:3। इसका मतलब साफ है कि वाई अपना हिस्सा, वाई का हिस्सा कितना था? 2/, तो वाई अपना हिस्सा इस रेशियो में किसको बेच कर गया है? एक्स और जेड को। तो अगर मैं 2/6 का 5/8 एक्स के रेशियो में जोड़ दूं और 2/6 का 3/8 जेड के रेशियो में जोड़ दूं, तो मुझे एक्स और जेड का नया रेशियो मिल जाएगा। अच्छा, वो नया रेशियो आपको यहां जब नई फर्म का प्रॉफिट मिलता है ना, इस प्रॉफिट को बांटने के काम आता है। देखो जरा यहां पर साफ लिखा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। तो इसे बांटने के लिए आपको नया रेशियो चाहिए होगा, तो नया रेशियो यहां पर आपको खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जनरली हम भूल जाते हैं कुछ बातों को, आगे चलते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री, ये वाली चीज तो हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी। कौन सा था वो? अरे वो चैप्टर था नहीं एक पीछे, फंडामेंटल्स में भी था। हाँ, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, याद है तुम लोगों को? उसके बाद एक चैप्टर और पढ़ा था, चेंज इन पीएसआर, उसके अंदर भी था सिंगल एंट्री। 11th में भी था एक ऐसा बचकाना चैप्टर, सिंगल एंट्री, उसका नाम होता था अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, था ना? उसका भी नाम यही था ना? खैर चलो, कई बार सामने आ गया। खैर, ये देखो जो ट्रीटमेंट है ना, बाय पासिंग सिंगल एंट्री, ये किसी भी चैप्टर में लग सकता है। एडमिशन में भी पॉसिबल है, रिटायरमेंट में भी पॉसिबल है। देखिए जरा इस क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं और यहां पर सी रिटायर हो रहा है, तो क्वेश्चन में दोनों रेशियो आपको दिए हुए हैं। अच्छा, तो हमें 3 एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, फ्यूचर की, पास्ट की और प्रेजेंट की, यानी कि गुडविल की, पुराने प्रॉफिट्स की और रिवैल्यूएशन की। तो क्वेश्चन में आपको 3 चीजें दे रखी हैं, जिसमें से ये 2 चीजें, पहली वाली जनरल रिजर्व और P&L, ये दोनों चीजें प्रॉफिट की हैं, और तीसरी वाली लॉस की है। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम इन तीनों को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पर क्वेश्चन साफ भौंक रहा है। यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है सिंगल एंट्री डालकर चीजों को एडजस्ट करना है। तो अब आप क्या करोगे? पहले आप इन तीनों आइटम का नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड निकालोगे, जो कि यहां पर कितना आ रहा है? 1,20,000 का, 1,20,000 का प्रॉफिट यानी कि क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, हाँ या ना?
तो आपने इस टोटल अमाउंट को एडजस्ट करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो। तो वो गेनिंग रेशियो आप इन दोनों रेशियो की हेल्प से निकाल लोगे। तो यहां पर हमें साफ पता लग रहा है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस। तो आपने इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई कर कर जर्नल एंट्री पास कर देनी है। ठीक है, तो दिमाग से ये बात निकाल देना कि सिंगल एंट्री वाला जो कंसेप्ट है वो सिर्फ चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में ही नहीं, किसी भी चैप्टर में अप्लाई हो सकता है, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हाँ जी, कह रहा है जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो हम उसके ड्यूज का क्या करते हैं। अगर क्वेश्चन भौंक रहा है तो उसको पैसे दे दो, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं भौंक रहा है तो उसको लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, वही मुझे बताना था बस। देखो जैसे यहां पर हमारा कौन पार्टनर जा रहा है, तो बेटा यहां पर हमारा जो जेड का बैलेंस निकलेगा, जब आप इस अकाउंट को बैलेंस करोगे तो बैलेंस सीडी में कुछ बच्चे क्या करते हैं, नालायक तीनों पार्टनर्स को बैलेंस कर देते हैं। आपने इसे बैलेंस नहीं करना, बैलेंस में सिर्फ कौन कौन आएगा, एक्स और वाई। जेड का अमाउंट यहां पर आपको क्या लिखना है, 2। अगर पैसे देने के लिए बोला है तो आपको यहां पर क्या लिखना है, 2। और अगर पैसे देने के लिए नहीं बोला है तो आपने यहां पर क्या लिखना है, जेड का। और इस लोन अकाउंट को यहां पर शो करना भूल जाते हैं हम जनरली, क्योंकि हमें आदत है खाली बैलेंस वाली चीजों को शो करने की। अगर तुमने किसी का पैसा अभी नहीं दिया है, बाद में देने का वादा किया है, तो वो लायबिलिटी तो क्रिएट हो गई है ना, याद रहेगी बात। आगे चलते हैं। हाँ जी, एक ऐसी एंट्री जो कि स्टूडेंट जनरली भूल जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मांगी है, जर्नल एंट्री वही वाली, कौन सी, फ्यूचर की, पास्ट की, प्रेजेंट की। और कौन जा रहा है यहां पर एक पार्टनर है अनीता। अब अनीता का जो अमाउंट आ रहा है, ये बैलेंस जो आ रहा है, भाई इन दोनों को तो आप क्या कर दोगे, यहां पर इन दोनों को तो आप बैलेंस कर दोगे, ये दोनों तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। पर इस अकाउंट को आप लोग क्या करते हैं, अगर पैसे दिए हैं तो पैसे देने की एंट्री भूल जाते हैं, और अगर पैसे नहीं दिए हैं तो लोन अकाउंट में कन्वर्ट करने की एंट्री आपको यहां पर पास करनी है। ऐसा जनरली कब होता है, अगर देखो ये सारे अकाउंट पूछे हैं तो हो सकता है फिर भी आप इसे बैलेंस शीट में दिखा दोगे, शायद ना भूलो। पर अगर क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री मांगी गई है, ओनली जर्नल एंट्री, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि बच्चा इसके ड्यूज को सेटल करना भूल जाता, तो उस एंट्री का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए कह रहा है क्या होगा अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट हमारे पास पहले से है। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है, बेटा वाई का लोन अकाउंट हमारे पास पहले भी था, और वाई का लोन अकाउंट हमने यहां पर भी क्रिएट किया है, तो बैलेंस शीट में तो लोन अकाउंट का टोटल नजर आएगा। क्लियर है मेरी बात, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट कब बनेगा और कब नहीं बनेगा, कंफ्यूजन होती है नहीं होती है। एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। रिटायरमेंट के केस में अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट दी हुई है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट दी हुई है तो आप कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड करेंगे, और अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ऊपर ही सेटलमेंट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, नॉर्मल है, वही फ्यूचर, पास्ट और खेल खत्म। उसके बाद जाने वाले पार्टनर को पैसे देने के लिए बोले, मैं कह रहा हूं पैसे देने के लिए बोले या ना बोले, बस यहां पर बैंक और लोन का ही तो फर्क आएगा, या तो बैंक लिखोगे या लोन लिखोगे। और बचे हुए पार्टनर्स, जब आपको कैपिटल एडजस्ट करनी ही नहीं है तो सेम कैपिटल नीचे चली जाएगी, एक्सटेंड करके करोगे क्या। समझ आ रही मेरी बात। एक और क्वेश्चन देखो, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए साफ बोल रहा है, तो अब आप क्या करोगे, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको तो यहीं पर लोन में डाल दो या पैसे दे दो, बचे हुए पार्टनर्स को आपने क्या कर लेना है, कैरी डाउन, फिर ब्रॉट डाउन करके फिर कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए एक्सटेंड करना है आपने। क्लियर है। हाँ जी, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, एक ऐसी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कब, जब आप रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ऐसी क्या चीज है, देखिए जरा, यहां पर कुछ बच्चे यहां पर क्या लिख देते हैं, सोचो, कुछ बच्चे यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, यहां पर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है सी, तो जिस दिन वो रिटायर हो रहा है आप पहले रिवैल्यूएशन बनाते हो, फिर आप पार्टनर्स का कैपिटल बनाते हो, फिर बैलेंस शीट बनाते हो। आपको पता है ना ये वाला बैलेंस ही तो यहां पर जाता है, हाँ या ना,
और क्योंकि बैलेंस कौन से अकाउंट से जा रहा है, कैपिटल अकाउंट से जा रहा है, तो भाई वहां पर कैपिटल का नाम लिखोगे, ब्रॉट डाउन कैसे लिख सकते हैं आप? समझ आ रही है मेरी बात? तो आपने यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखना है, क्या लिखना है? बाय पार्टनर्स कैपिटल, जो रिटायर हुआ उसका नाम। ठीक है, और एक चीज बताता हूं, हाँ जी, अ केस व्हेन डेट ऑफ रिटायरमेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट। कह रहा है अगर आप पार्टनर का लोन अकाउंट बना रहे हो तो आपको पार्टनर की डेट ऑफ रिटायरमेंट बहुत ध्यान रखनी है। वो कब है देखिए, अब जैसे यहां पर पार्टनर कब रिटायर हो रहा है, 31 मार्च को, ध्यान रखना 31 मार्च को। तो बेटा आपने रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाई, तो ये जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसका कितना अमाउंट है, 30,000 लोन में भेजा है। तो 30,000 आप जब यहां पर लाओगे तो देखो डेट क्या है, यहां पर आपने पहले इस लेजर को क्या करना है, सेम डेट पर बैलेंस करना है। उसके बाद जब आप देखो बैलेंस करके आप यहीं की यहीं रह गए, फिर जब आप यहां पर आओगे अगले साल में तो ब्रॉट डाउन करके फिर चीजें आगे चलेंगी। अगर इसी क्वेश्चन में पार्टनर यहां की जगह पर यहां पर रिटायर हो तो देखो क्या सॉल्यूशन में चेंज आ रहा है। अगर पार्टनर 31 को रिटायर हो रहा है तो पहले 31 को बैलेंस लाकर उसको कैरी डाउन करो, फिर ब्रॉट डाउन करके आगे चलेंगे। और अगर पार्टनर पहली तारीख को या बीच में हो रहा है रिटायर तो चेंज हो जाएगा, फिर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? इंटरेस्ट तो खैर जाएगा ही अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड के हिसाब से, जैसा भी लग रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये मेरे अभी दिमाग में आई एक बात, अगर मान लो जैसे यहां पर पार्टनर का लोन कितना है 30,000, अच्छा अगर मैं कहूं वही 30,000 मुझे इसी साल में देना है पर 4-5 बार देना है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका लेजर बार बार बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि आपका सारा पैसा एक ही साल में निबट रहा है। हाँ ये वाला बैलेंस होगा, बस यहां पर आकर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, यहां पर इसके आगे क्वेश्चन जा ही नहीं रहा है। बात समझ आ रही है? अगर आप रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट फर्स्ट ईयर में ही पूरी तरह से सेटल कर रहे हो तो उसका लोन अकाउंट बार बार कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इंटरेस्ट के दो केस हैं ये वाले। देखिए यहां पर रिटायरिंग पार्टनर का लोन कितना है, तो ये 3 लाख दोनों ही केसेस में मैं यहां पर लेकर आया हूं। ठीक है, तो ये जो 3 लाख है ये यहां पर ड्यू है। जब आप यहां से यहां पहुंचोगे, देखो केस नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है ये पैसा हमने उसे 5 इंस्टॉलमेंट में देना है और साथ में इंटरेस्ट भी देना है। तो आपने पहले केस में इंटरेस्ट यहां पर कितना लगाया होगा, 3 लाख का 15% 45,000। तो दोनों ही केस में इंटरेस्ट भी सेम है, पर यहां पर आप पहली इंस्टॉलमेंट कितने की दे रहे हो और यहां पर पहली इंस्टॉलमेंट कितने की दे रहे हो। यहां पर आप 1,05,000 कैसे दे रहे हो सोचो। इसमें से कितना दे रहे हो, 60,000, क्योंकि वो क्या कह रहा है 5 इंस्टॉलमेंट है तो इक्वली बांटोगे तो 60,000, तो 60,000 प्लस 45,000 टोटल दे रहे हो। यहां पर हमने प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट 60,000 की बना दी है। अगले केस में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इंस्टॉलमेंट कितने की देनी है, 1 लाख रुपए की देनी है, उसी के अंदर इंटरेस्ट है। तो अगर आप टोटल 1 लाख रुपए दे रहे हो जिसके अंदर 45 का क्या है, तो भाई प्रिंसिपल कितने का होगा, 55 का होगा। याद रहेगी ये वाली बात कि आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है, इस बात का ख्याल आपने रखना है। ठीक है, हिडन गुडविल, रिटायरमेंट के टाइम पे हिडन गुडविल का क्या रोल रहता है। जैसे यहां पर अगर हम देखें, यहां पर कौन रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है। अच्छा तो वाई का यहां पर जो बैलेंस आएगा ये वो बैलेंस है जो सारी एडजस्टमेंट के बाद होता है, सिर्फ गुडविल की एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई होती है। देखिए जरा, कह रहा है ऑन दिस डेट हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर, कह रहा है रिजर्व रिवैल्यूएशन सब चीजें एडजस्ट हो गई है, कितना आया 2 लाख आ रहा है, पर एक्स और जेड कितने रुपए देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उसे जो 40,000 एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वो डेफिनेटली गुडविल के लिए दिया जा रहा है। तो 40,000 की एंट्री आप लोग क्या करेंगे, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई, तो वाई में 40,000 आ जाएगा और एक्स और जेड में कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो। सर हम रिटायरमेंट में चल रहे हैं तो गेनिंग रेशियो में डेबिट हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को।
तो बस उसकी आप यहाँ पर एंट्री डालोगे। हालांकि ये पूरा कैपिटल अकाउंट के साथ ये क्वेश्चन नहीं बनता है, आपका वैसे ही आ जाता है, जनरली छोटे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है पूछा नहीं जा सकता, बड़े क्वेश्चन में भी हिडन गुडविल को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर पे हम आ गए हैं। अच्छा, डेथ के केस में ये एक कंपैरेटिव चार्ट है, ये वाला हमारा कौन सा मेथड है, टाइम बेसिस, और दूसरा है हमारा टर्नओवर बेसिस। अच्छा, टाइम बेसिस में आपने क्या करना है, आपको जो पिछले साल के प्रॉफिट्स दिए जाएंगे ये आपको ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं, आपको डेटा दे देगा 6 साल का, 4 साल का, 3 साल का, ज़रूरत होगी आपको 1 साल की भी, 2 की भी ज़रूरत हो सकती है, वो क्वेश्चन ही आपको खुद बताएगा। तो पहले आपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को जोड़कर उतने ही नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर कर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, और जो एवरेज प्रॉफिट निकलता है वो हमेशा सिर्फ 1 साल के लिए निकलता है। बात समझ आ रही है? फिर जहां पर आपका एवरेज प्रॉफिट जैसे कितना आ गया, अब यहां हमारा पार्टनर कितने महीने जिंदा रहा, तो आपने 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लेना है, और फिर उसके अंदर आपने रिटायरिंग वो डाइंग पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसका जो हिस्सा आ रहा है ये हिस्सा हमने उसे देना है। इस बात को ध्यान में रखकर कि, किस बात को ध्यान में रखकर कि ए के मरने के बाद बी और सी अपना रेशियो अगर बदल रहे हैं या रेशियो नहीं बदल रहे हैं, तो अगर उन्होंने रेशियो नहीं बदला है तो आप इस 1125 रुपए का कॉम्पेंसेशन कहां से देंगे, पिंडल सस्पेंस से देंगे, और ये पिंडल सस्पेंस बैलेंस शीट में चला जाएगा। समझ आ रही है? अगर आपने यहां पर पार्टनर को प्रॉफिट दिया है तो ये कहां जाएगा, ये एसेट्स में जाएगा, और अगर आपने यहां पर लॉस दिया होगा तो वो ठीक है, हाँ। अच्छा, अगर उन्होंने अपना रेशियो बदला है, बचे हुए पार्टनर्स ने, मान लो उन्होंने अपना रेशियो क्या कर लिया, तो उस केस में आप गेनिंग रेशियो के थ्रू आप इसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। दूसरे केस में अगर हम आ जाएं, यहां पर हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, टर्नओवर बेसिस या सेल्स बेसिस भी हम इसे कह सकते हैं। अब क्योंकि हमें यहां से लेके यहां तक की सेल पता होगी, जब तक वो पार्टनर जिंदा था, और मुझे पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट भी क्वेश्चन दे देता है, पर कभी कभार प्रॉफिट ना देकर प्रॉफिट की परसेंटेज दे देगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, परसेंटेज को फॉलो कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो हम यहां पर सबसे पहले अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, जो कि हमारा कितना आ रहा है यहां पर, अब ये 12,000 3 महीने का प्रॉफिट है। रीजन, जो सेल है वो ऑलरेडी 3 महीने की है, तो टाइम मल्टीप्लाई, बस इसके अंदर अपने पार्टनर का शेयर जोड़कर वो सारा ट्रीटमेंट सेम चला जाएगा कि रेशियो बदला या नहीं बदला बचे हुए पार्टनर, ठीक है। आगे चलते हैं इसके ऊपर। यहां पर एक चीज नोट करने की है, अब जैसे यहां पर पार्टनर की देखो कब तक जिंदा रहा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और तो कितने महीने वो जिंदा रहा, 5 महीने। तो बेटा यहां पर मैंने फिलहाल 5 महीने मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, हाँ जी। यहां पर 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है, 2 नोट हैं आपके, डेट ऑफ डेथ इज इंक्लूडेड, मतलब अगर वो देखो महीने के एंड में मर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो फिर तो मंथ में काउंट करते हो, पर अगर मान लो वो 23 तारीख को मर जाए, 17 तारीख को मर जाए, 11 तारीख को मर जाए, तो जिस दिन वो मर रहा है उस वाले डेज को भी आपने काउंट करना है, इंक्लूड करना है। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं आपसे, मान लो अप्रैल, मई और जून, और मान लो वो कब मर गया, 7 जून को मर गया, तो नंबर ऑफ डेज निकालो। हाँ जी, अप्रैल के कितने, 30, मई के कितने, तो फिर आपने जून के 7 लेने, 6 नहीं लेने। समझ आ रही है मेरी बात? उस केस में क्योंकि आप यहां पर डेज लिखोगे तो नीचे 365 लिखना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। और एक चीज का आपने और ख्याल रखना है, अगर एक पार्टनर कब मर रहा है, 1 तारीख को या 15 तारीख को या 30 तारीख को, अगर वो इन 3 डेट्स पे मर रहा है तो आपने अपनी कैलकुलेशन को मंथ में रखना है। अगर वो इनके अलावा किसी और डेट पे अपने प्राण त्याग रहा है तो आपने अपनी कैलकुलेशन को डेज में रखना है, वीक्स में भी रखना पड़ सकता है, वो डिपेंड करेगा। चलें आगे। हाँ जी, इफ डाइंग पार्टनर ड्यूज टू बी पेड ऑन डेट ऑफ डेथ, अगर जो पार्टनर मर रहा है उसके ड्यूज हम उसके एग्जीक्यूटर को उसी दिन दे रहे हैं, किस दिन, जिस दिन वो, तो फिर आपने उसके ड्यूज को कहां भेजना है, ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और अगर उसके ड्यूज बाद में देने हैं आपने तो फिर वो कहां जाएंगे, एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। क्लियर है मेरी बात? मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर जो उसका अमाउंट निकलता है,
अच्छा, आपने एक चीज का और ख्याल करना है, जैसे यहाँ पर हमारा एक पार्टनर है, उसकी डेथ हुई है सिंधु की, तो आप यहाँ पर सिंधु को बहुत सारी चीजें दे देते हो जो जो आपने क्रेडिट करना है। अगर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर देखो, कभी कभार उसी पार्टनर का लोन भी है जो हमें उससे लेना था, तो इस लोन अकाउंट के पैसे आप यहाँ पर लिखकर उससे डिडक्ट भी करोगे, उसका बैलेंस घट जाएगा। और हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मैं इस बैलेंस की बात कर रहा था। ये बैलेंस अगर आज ही दे रहे उसके एग्जीक्यूटर को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू, और फिर यहाँ पर एग्जीक्यूटर अकाउंट अगर मैं बना लूँ तो ये बैलेंस यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आप उसकी पेमेंट कर दोगे टू बैंक। और अगर ये पैसे आप उसे बाद में देने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट उसे बनाएंगे फिर, ठीक है। दैट्स इट। चैप्टर की जो भी बारीकियां थी वो यही थी, बाकी अब बात करेंगे हम बाद में अपने अगले चैप्टर के ऊपर, जो कि क्या रहेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। दैट्स इट।